नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम इस समय बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी तो एक बहुत बेहतरीन चाल दिखा रहा है, ड्रीम रन में चल रहा है। 23,000 भी पार आज के सत्र में करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बहुत लोगों की ये शिकायत आ रही है कि उनके शेयर नहीं चल रहे हैं। हमने भी एनालिसिस करने की कोशिश की कि क्या कारण है, कौन से शेयर नहीं चल रहे हैं, तो बहुत आई ओपनर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। और ये आई ओपनर रिजल्ट्स डराने वाले हैं या ये एक ऑर्डिनरी नोट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंचकर सर। विनीत सर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, मैं कुछ एक स्टॉक्स की बात करता हूं जिसमें कि जो बाजार के दिग्गज है, मैं मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, कुछ एक सेलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहां पर कि हम रन देख रहे हैं। लाइक डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनमें कि अच्छी रैली देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम देखें तो लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक रेंज में फंस गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का सबसे बड़ा दिग्गज, इसका 4 मार्च को ऑल टाइम हाई लगा था, लेकिन अब हम मई के मिड में चल रहे हैं, मई के एंड में चल रहे हैं इनफैक्ट, और अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा है। ये काउंटर अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है। इन्फोसिस ये तो 24.5% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। सेम कहानी टीसीएस की है, लेकिन इसका हाई 2024 में था। एचडीएफसी बैंक, इसको लेकर तो काफ़ी कुछ चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन टाटा मोटर्स, जिसके कि रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन अपने हाई से ये 10% दूर हो चुका है अभी भी। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर देखें तो 2023 के बाद करीब 7-8 महीने हो चुके हैं इस काउंटर पर, जहाँ पर कि इसमें नए हाईज नहीं लग पा रहे हैं, नए हाई से काफ़ी दूर है, 16.5% दूर है। एशियन पेंट तो करीब अपने ऑल टाइम हाई से 20% दूर है, और उसका ऑल टाइम हाई भी करीब 2.5 साल पहले लगा था। सन फार्मा का हाई हालांकि हाल फिलहाल में ही लगा, लेकिन अभी भी 10% दूर है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने ऑल टाइम हाई से जो कि करीब 3 साल पहले लगा था, वहां से 17.5% दूर है। सर, विनीत सर, मैं एक एक करके इन काउंटर्स पर बात करता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सर इसमें क्या व्यू रखना चाहिए अभी निवेशकों को? नहीं, देखिए, एक टेलीकॉम में एक 15 to 17% का टैरिफ हाइक आने का एक्सपेक्टेशन है आफ्टर द इलेक्शंस। ओके। और ये काफी देर के बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट दिसंबर 21 के बाद आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ट्रिगर बनेगा फॉर रिलायंस, फॉर द रिलायंस स्टॉक। ओके। और हमें लगता है कि बाकी के जो वर्टिकल्स भी है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। O2C अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा रिलायंस थोड़ा स्लगिश है, बट हमें लगता है ये सब विद द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पिकिंग अप एंड इन्फ्लेशन कमिंग डाउन, हमें लगता है ये भी पिकअप कर लेगा। तो वो हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे वंस द इलेक्शन इज ओवर विथ, आई थिंक देर विल बी एन अपवर्ड रैली इन रिलायंस। ओके सर, कहाँ तक के इसमें टारगेट्स को अप्रोच करना चाहिए? यहाँ से 12 to 15% अपसाइड शॉर्ट टर्म में वी कैन नॉट रूल आउट। ओके, तो 10 to 15%, चलिए ठीक है। तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर भी जो लोग फंसे हैं उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद प्रॉफिट। तो सर अगर 12 to 15% बोल रहे हैं, ऑल टाइम हाई से 2% दूर है, तो उनको 10 to 12% का रिटर्न तो नेट में तब भी मिल जाएगा। सर नेक्स्ट काउंटर इन्फोसिस, यहाँ पर देखें तो 17 जनवरी 2022 को इसका ऑल टाइम हाई लगा था, जो कि 1953 रुपये का था। अभी 1465 रुपये चल रहा है और एक रेंज में फंस गया काउंटर, थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 24.5% दूर। आईटी की दिग्गज कंपनी, क्या व्यू रखना चाहिए इस काउंटर पर? इसको ना फिलहाल के लिए आप अवॉइड करें, क्योंकि देखिए यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स काफी डाउन है। और इसकी जो रिजल्ट्स आए थे Q4 में वो काफी अंडर परफॉर्म किए, एक्सपेक्ट उन्होंने जो गाइडेंस दी थी। इसके मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर है। और इन्होंने थोड़ा बहुत है ना फाइनली गाइड किया है, स्लाइटली मार्जिनली डाउन ऑन बोथ टॉप लाइन एंड मार्जिन्स। तो हमें लगता है कि अदर देन बायबैक इसमें फिलहाल कोई तेजी की गुंजाइश नहीं है। तो ये एट बेस्ट एक बीटा परफॉर्मर रहेगा, तो जैसे मार्केट बढ़ेगी वो बढ़ेगा, पर मार्केट के साथ भी नीचे आएगा। और हमें लगता है कि इसमें आपको यहाँ से कोई अल्फा जनरेशन की उम्मीदें नहीं है इन द शॉर्ट रन। जी, तो अल्फा जनरेशन की उम्मीद नहीं है। इन्फोसिस को अभी फिलहाल अवॉइड ही कर चलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी निवेशक
लेना चाहते हैं, अभी इन्फोसिस पर सर की राय नहीं है। सर टीसीएस पर व्यू, सेगमेंट वही है लेकिन कहानी लगभग वही कि 9.5% अपने ऑल टाइम हाई से ये काउंटर दूर है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसका ऑल टाइम हाई 18 मार्च 2024 को लगा था। अगर हम 2024 में कम से कम देखें तो बहुत सारे निवेशकों को एक मौका मिला कि वो निकल जाएं, 2023 में भी मिला, लेकिन इन्फोसिस जैसे शेयर में तो नहीं मिल रहा था। ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 4254 रुपये का, उससे थोड़ा भी दूर चल रहा है। क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आपको आईटी में एक्सपोजर लेना है तो टीसीएस इज द बेस्ट बेट, क्योंकि इनकी जो टीसीवी गाइडेंस है काफी स्ट्रांग है। इन्होंने 43 बिलियन का बुक है और 34 बिलियन से बढ़कर 43 बिलियन हो गया है। मार्जिन्स भी रेजिलिएंट है और इनका है ना, काफी इन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया है टू फोकस ऑन जनरेटिव एआई एंड द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग अप। तो हमें लगता है अगर आपको एक्सपोजर लेना है आईटी स्टॉक्स में, दिग्गज आईटी कंपनीज में, तो टीसीएस इज योर बेस्ट बेट। ओके, तो आईटी में अगर आपको कुछ बैट देखनी है तो टीसीएस एक अच्छी बैट हो सकती है। सर कितना अपसाइड इसमें देख सकते हैं? ऑल टाइम हाई को तोड़ पाएगा ये? अभी मुझे उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, पर मैंने जैसे बोला कि आईटी में ज्यादा उछाल नहीं लगता है। पर अगर आपको आईटी में एक्सपोजर रखना है तो टीसीएस में रखें। ओके, आईटी में एक्सपोजर रखें लेकिन टीसीएस में एक्सपोजर रखें, लेकिन अभी अपसाइड एक कैप्ड है तो यहाँ पर आपको व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं आप। नेक्स्ट काउंटर सर एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर देखें तो 3 जुलाई 2023 को इसका ऑल टाइम हाई लगा था 1757 रुपये, और अब हम लगभग एक साल आगे आ चुके हैं और अभी तक इस काउंटर पे 1700 रुपये के दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्या हो पाएंगे सर चुनाव के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि आप देखो जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, उसमें हम देखेंगे वेदर उनका जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो पहली होती थी वो वापस रिज्यूम होती है कि नहीं। उन्होंने लास्ट क्वार्टर में इंडिकेशंस तो दिए थे कि थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विल बी बैक। तो हमें लगता है कि आपको जुलाई तक इसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। जुलाई के में जब इनके रिजल्ट्स आएंगे उसमें देखने के बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो अच्छे रहेंगे तो आपको एक 40 to 50% अपसाइड करंट लेवल से मिल सकता है। पर अपने को एक ही चीज देखना है कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसमें वो कमेंट्री क्या रहती है कंपनी की। बिल्कुल, तो क्वार्टरली जो फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे ये एचडीएफसी बैंक के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं और कमेंट्री पर मार्केट का सभी की पैनी नजर रहेगी। काउंटर के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में भी ठीक ही देखने के लिए मिले थे, लेकिन उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए के करीब की एक प्रोविजनिंग की, जिसकी वजह से रिजल्ट्स उतने शानदार नहीं देखने के लिए लग रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक उसके बाद पिटा जरूर। नेक्स्ट काउंटर सर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के तो रिजल्ट्स भी ठीक थे लेकिन वैल्यूएशन को लेकर कुछ स्ट्रीट कंफर्टेबल नहीं है। ये काउंटर हालांकि 5 मार्च 2024 को अपना ऑल टाइम हाई इसने लगाया था 1065 का, और अब 961 रुपये पर आ गया, लगभग 100 रुपये नीचे। जो लोग फंसे हुए हैं उनको कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ये काउंटर ऑल टाइम हाई टेस्ट करने को वापस आएगा और इसकी वजह ये है कि जेएलआर के जो इंटरनेशनल सेल्स है वो काफी स्ट्रांग है और इनकी डबल डिजिट मार्जिन वापस आ रही है। और इसकी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक दोबारा अपने न्यू हाइस के आसपास आ सकता है। जी। नेक्स्ट काउंटर सर बजाज फाइनेंस। इस काउंटर को लेकर काफ़ी कुछ बातें होती हैं। इनका एक आरबीआई से प्रॉब्लम भी हुआ, उसके बाद हमने देखा कि इस काउंटर पर जब आरबीआई ने बैन हटाया तो ये काउंटर मूव भी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 8192 8192 रुपये का हाई इसने अक्टूबर 2023 में लगाया था। अब हम मई 2024 में खड़े हैं और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर खड़ा है 6838 रुपये, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से करीब 1350 रुपये नीचे चल रहा है। 6838 रुपये से 8100 रुपये की रेंज में कोई अगर फंस गया, जो कि 16.5% का अभी नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है ऑल टाइम हाई से, क्या करे सर? वो उम्मीद रख सकता है क्या? नहीं, हमें लगता है कि अभी टर्न अराउंड इनिशिएट हो जाएगा। ओके। देखिए, इनका एयूएम ग्रोथ Q4 में 25% आया था। थोड़ा सा स्लिपेजेस थे, क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड हो गए थे
इनफैक्ट 2019 प्री कोविड के ऊपर भी इनके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गए थे, तो थोड़ा सा कंसर्न अराउंड एसेट क्वालिटी है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डिमांड हम देख रहे हैं और अपना इकोनॉमी रिवाइव हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें आप अगर ग्रेजुअली स्टॉक पिक बाइंग करें तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें। और हमें लगता है कि एक बार ये जब 6900 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा, तो हमें लगता है उसके बाद में ये स्टॉक आपको अच्छी खासी बढ़त दे सकता है फॉर अपवर्ड टारगेट्स अबाउट 8500 इन द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स। बिल्कुल, तो अच्छी बात ये है जो निवेशक फंसे हुए हैं बजाज फाइनेंस में, और अगर वो 12 से 18 महीने के लिए रखते हैं तो विनीत सर मानते हैं कि उनको 8200 से 8500 तक के टारगेट्स की रेंज मिल जाएगी, तो यहाँ पर होल्ड कर चलने की राय है। सर, एशियन पेंट्स, ये काउंटर थोड़ा सा परेशान कर रहा है निवेशकों को, क्योंकि 10 जनवरी 2022 को इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 3590 रुपये का। होता क्या, ऐसा जब ऑल टाइम हाईज लग रहे होते हैं, शेयर लगातार ट्रेंड में होता है, तो बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनकी तरफ से एक कमेंट्री आ जाती है कि शेयर अप ट्रेंड में है, शेयर बहुत तेज मोमेंटम में है, और वहाँ पर कई बार मोमेंटम रिवर्स हो जाता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स या निवेशक फंस जाते हैं। अभी 2867 रुपये आ गया ये शेयर सर, करीब अपने ऑल टाइम हाई से 20% दूर है। क्या उम्मीद कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि बहुत सारी नई कंपनियां भी इस सेगमेंट में उतर चुकी हैं? देखिए, दो नए प्लेयर ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू एंट्री के, दोनों भी बड़े प्लेयर्स हैं, डीप पॉकेट्स हैं। और जब तक इनके मार्केट शेयर गेन्स नहीं आते और इनके मार्केट शेयर्स कहीं पे स्टेबलाइज नहीं होते, तब तक थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर रहने की उम्मीद है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए एशियन पेंट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है कॉस्ट कम करने के लिए, न्यू मार्केट एक्सपेंशन कर रहा है, और प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, रूरल स्पेंडिंग पिकअप हो चुका है, इस बार नॉर्मल मानसून की एक्सपेक्टेशन है, तो हमें लगता है कि ये लेवल पे आप छोटा एक्सपोजर ये काउंटर में ले सकते हैं। और अगर आपको, और जैसे जैसे आगे के रिजल्ट्स आते रहते हैं, आप इसमें स्टॉक एडिशन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस काउंटर पर चूंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी और मार्जिन्स एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, अगर ऐसा कुछ भी क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख जाता है तो स्ट्रीट इसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव व्यू सर का। नेक्स्ट काउंटर सर सन फार्मा। हालांकि ये काउंटर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10% दूर जरूर आ गया, लेकिन ज़्यादा दिन पहले नहीं गिरा, तो इसलिए शायद निवेशक ज़्यादा लंबे समय से नहीं फंसे हुए हैं। और दूसरा कि उनको एक उम्मीद रहती है निवेशक को कि जब हाल फिलहाल में टूटा होता है कि रिकवर हो जाएगा, जब लंबे समय तक रिकवर नहीं होता तब टेंशन शुरू होती है। सन फार्मा में ऐसी टेंशन लेनी चाहिए क्या निवेशक को? देखिए, मेरे हिसाब से ना ये काउंटर थोड़ा महंगा है। ओके। दूसरी चीज, ये 30 टाइम्स ट्रेड करता है, और इसका ना जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का जो बास्केट था, इन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट्स ले चुके हैं। और अगर ये नए प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करेंगे, तो उनको फिर ये रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेन करने को डिफिकल्ट रहेगा। तो हमें लगता है कि ये काउंटर थोड़ा एक्सपेंसिव है, और मेरा व्यू वन ऑफ द फ्यू है अगेंस्ट द मार्केट। कंसेंसस व्यू है कि यहाँ से तेजी बढ़त जारी रहेगी। पर आप देखेंगे 10% ग्रोथ के लिए 30 का पी मल्टीपल देना मेरे को उचित नहीं लगता है। दूसरी चीज क्या है, इनका R&D स्पेंड भी काफी बढ़ने वाला है, वो भी 8 से 10% बढ़ने वाला है, बिकॉज ये लोग स्पेशलिटी सेगमेंट में और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने को देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक ट्रिकी प्ले है, और अनसर्टेनिटी की और वैल्यूएशन रिच होने के कारण मुझे लगता है कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करके अगर डीवीज में एंट्री करें तो बेहतर है। बिल्कुल, तो इस काउंटर पर प्रॉफिट बुक करके अगर आप निकल जाते हैं और डिविस में एंट्री करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सर, एफएमसीजी का दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस काउंटर के साथ भी प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही है। 3 साल से काउंटर एक रेंज में फंस गया है, और निफ्टी ऑल टाइम हाई और काउंटर वहीं का वहीं। कुछ उम्मीदें कर सकते हैं निवेशक इस काउंटर पर अब? अब मेरे हिसाब से ये काउंटर बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से मेरे को ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखता।
पर फिलहाल के लिए ग्रोथ ट्रिगर्स भी हमें नजर नहीं आ रहे। एंड इसके चलते हुए मुझे लगता है कि अगर आप स्मॉल पोजीशन जैसे एशियन पेंट्स में आपको बनाने को बोला था, वैसे अगर आप इसको बना के रखे, एक्यूमुलेट करें ये स्टॉक को, और जिस टाइम आपको अगले क्वार्टर में आपको दिखे कि अच्छे रिजल्ट आ रहे, तभी आप और इंक्रीजिंग क्वांटिटीज आप ये स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये तो कुछ बात रही सेंसेक्स के उन शेयरों की जो मार्केट चल रहा है लेकिन वो नहीं चल रहे हैं, एक रेंज में फंसे हुए हैं। लेकिन अब उन स्टॉक्स की भी बात करते हैं जो कि चल रहे हैं, जो मार्केट को भी चला रहे हैं, खुद भी चल रहे हैं। लेकिन उनके साथ चलने के साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि निवेशक को या ट्रेडर को थोड़ा डर भी लगता है कि मैं ऑल टाइम हाई पर खड़ा हूँ, अगर कुछ भी रिवर्सल आया तो डर भी लगेगा उतना ही तेज। ऐसे ही कुछ काउंटर्स की बात करते हैं जो अच्छा चले हैं। पहला काउंटर सर, पावर ग्रिड। ये काउंटर लगातार नए हाईस बना रहा है। आज भले ही थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अगर हम चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, हर जगह से हम देख रहे हैं कि एक शानदार रैली देखने के लिए मिल रही है। अब 2022 से ये काउंटर लगातार एक नए हाईस की तरफ चलता जा रहा है। सर अब क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अभी भी इसमें बने रहना चाहिए? नहीं, इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आज ही कंपनी की मीटिंग हुई थी विद इन्वेस्टर्स, और ओके। उन्होंने क्लियरली गाइड किया है कि ये 2 लाख करोड़ का केपेक्स अगले 8 साल में करने वाले। इसका मतलब हर साल 25,000 करोड़ का केपेक्स आएगा। और अगर आपको ग्रीन एनर्जी चाहिए तो आपको एक सेपरेट ट्रांसमिशन नेटवर्क लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी आपको एक सेपरेट नेटवर्क लगाना पड़ेगा। और इंटरनेशनली दे आर पार्ट ऑफ द वन सन वन ग्रिड नेटवर्क, तो उधर भी वो डेवलपमेंट करे। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के कौन जो जो फॉर्च्यून्स है आगे जाके बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। तो जी। मुझे लगता है कि ये शेयर में बने रहिए। अगर डिप्स में आए तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसको आप कोल, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है ना, शॉर्टेजेस होने वाले हैं ग्लोबली। आप देखेंगे वियतनाम में शॉर्टेजेस हो चुकी है, और वहां पे एलन मस्क यूएस में बात करेंगे, जितना एआई इंटेलिजेंट होता रहेगा उतना उसका नरिशमेंट के लिए उसको पावर कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है। तो अगर ये सब आप ध्यान में रखोगे, तो इसके लिए अगर आपको पावर जनरेट करनी है तो आपको न्यू ट्रांसमिशन लाइंस, न्यू नेटवर्क्स बिछाने पड़ेंगे। और इसके चलते हमें लगता है कि जो पावर ग्रिड के लिए जो सेक्टरल टेलविंड्स है वो काफी अच्छी है। जी और इसमें आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बने रहना चाहिए इस काउंटर पर। और काफ़ी बड़ा कैपेक्स कंपनी अगले कई सालों के लिए करने जा रही है, यानी कि एक अपनी क्षमता जो बढ़ाने के लिए कंपनी जो खर्च करेगी वो काफ़ी बड़ा है, 25,000 करोड़ रुपए एनुअली, और उसका फ़ायदा कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स में आता हुआ दिखाई देगा। सर इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी एनटीपीसी, जैसा आप बता भी रहे थे कि पावर शॉर्टेजेस शुरू हो चुकी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आपको लगता है कि इंडिया में भी पावर की जो डेफिसिट है वो होने वाला है? हम कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे थे कि जून में ऐसा होगा। तो क्या एनटीपीसी को कुछ बेनिफिट मिलेगा, और कितना बेनिफिट मिलेगा निवेशकों को सर? सो एनटीपीसी मेरा टॉप पिक है इन द लार्ज कैप्स। ओके। और इसकी वजह यह है कि अगर आप देखोगे अडानी ग्रीन ये कुछ 45 गीगावाट की पावर जनरेट करता है, ये प्लान्स है अप टू 2030। और एनटीपीसी भी उससे कहीं ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाला है। और इसके अलावा ऑलरेडी वो 50,000 मेगावाट का कोल पावर जनरेट करता है, थर्मल पावर। तो आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा प्लेयर है, और ये आपको अडानी ग्रीन की वैल्यूएशन के हिसाब से 33% डिस्काउंट में मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक की री रेटिंग होने वाली है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये इसका जो मार्केट कैप है वो अडानी ग्रीन के आगे चला जाएगा। इसमें और एक बड़ी ट्रिगर होगी कि इसका जो सब्सिडरी है जो रिन्यूएबल एनर्जी में ऑपरेट करती है, उसके लिस्टिंग के भी आपको बेनिफिट्स आएंगे जब भी ये स्ट्रीट पे आएंगे। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपका
सेक्टर का निफ्टी 50 में का टॉप पिक बनता है। बिल्कुल, तो निफ्टी 50 का टॉप में का पिक बनता है। 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की मार्केट कैप है, 18.5 के पी मल्टीपल पर ये काउंटर चल रहा है। और सर का मानना है कि अभी जब इसकी एक सब्सिडी जो ग्रीन एनर्जी में है, अगर उसका लिस्टिंग होती है तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और साथ ही अगर वैल्यूएशन वाइज देखें विद इन द पावर स्पेस तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी रिच है। सर नेक्स्ट काउंटर भारती एयरटेल। हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम में टैरिफ बढ़ाने की बातें हो रही हैं। भारती एयरटेल के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही देखने के लिए मिले थे। काउंटर में ऑल टाइम हाइज की तरफ मूव देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार नए हाइज बना रहा है काउंटर। अब क्या करना चाहिए, डरना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए? नहीं, इसमें निवेश करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक आने वाले वक्त में बहुत एग्रेसिवली बढ़ेगा। इसकी दो तीन वजह है कि ये इनके काफी केपेक्स कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दी है केपेक्स के लिए। और आप देखिए ये कंपेटिटिव इंटेंसिटी काफी कम होती जा रही है क्योंकि तीन ही प्लेयर है। और आगे जाके आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलायंस की जब बात कर रहे थे कि जी 15 से 17% आपके आरपूस बढ़ने की चांसेस है, और मुझे लगता है ये कॉन्स्टेंटली अभी बढ़ते रहेंगे। तो हमें लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्ले इन द टेलीकॉम सेक्टर। और इनकी इंटरनेशनल बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। तो ये सारी चीजें नजर में रखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अगर कोई गिरावट आए तो उसमें आपको ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, 500 से 600 रुपए की रेंज से ये काउंटर लगातार चलता जा रहा है। और जिस भी लेवल पर शायद निवेशक अगर उनको लगता भी होगा कि वो फंस रहे हैं कुछ ही दिन में या वीक्स में, ये काउंटर उनको बाहर निकलने की या एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी दे देता है और उसकी उनके लेवल से ऊपर आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ऐसे काउंटर पर एक विश्वास बना हुआ होता है। और अभी भी सर कह रहे हैं कि विश्वास बनाकर रखना चाहिए, काउंटर यहाँ से भी तेज चलेगा। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सर। पीएसयू बैंक्स का दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बातें होती हैं वैल्यूएशंस को लेकर, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन मिलती थी पीएसयू बैंक्स को वो उतनी अच्छी नहीं मिलती थी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स, लेकिन अब धीरे धीरे मिल रही है। क्या ये वैल्यूएशन सर सही है एसबीआई के लिए? इसके साथ बने रहना चाहिए या डरना चाहिए? नहीं, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए काउंटर में। ओके आप देखिए इनकी गाइडेंस भी बहुत अच्छी थी, रिजल्ट भी अच्छे आए, और इनकी जो आरओई है वो एचडीएफसी बैंक के साथ मैच करती है। 12% एयूएम ग्रोथ है, और इनका निम्स धीरे धीरे एक्सपेंड भी हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर इसके साथ आप इनके जो सब्सिडरीज है जो लिस्टेड है, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, एसबीआई जनरल, और इनके सबको देखेंगे तो इनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी ब्राइट है। तो फाइनेंशियलाइजेशन थीम, और इंडियाज लार्जेस्ट बैंक अवेलेबल एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू अदर प्लेयर्स, इससे बेटर आपको कोई प्ले नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। इसमें अगर आप 2 साल के लिए निवेश करें तो आपको 1100 के रेट, 1100 के भी प्राइस अगर मिले तो मैं अजूबा नहीं लगेगी मुझे। बिल्कुल, तो यहाँ से अभी भी बैंक की एफडी से ज़्यादा बेहतर रिटर्न एसबीआई में निवेश करने पर मिल जाएंगे, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि 2 साल में 1100, तो यहाँ से करीब करीब 40% के रिटर्न सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 35 से 40%। और 2 साल की एफडी का जो रिटर्न होता है वो 14 से 15% होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव अभी भी देखने के लिए मिल सकता है। सर मारुति ऑटो की दिग्गज कंपनी, इस कंपनी में मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी समय से बुलिश रहे हैं, क्या अभी भी बुलिश हैं? काउंटर तो काफ़ी चल गया है। नहीं, ये यहाँ से बढ़ता ही रहेगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक कम से कम 1500 रुपीज तक, 14,000 रुपीज तक ट्रेड करना चाहिए। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये काउंटर इवन 20,000 पे ट्रेड करे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और इसकी वजह ये है कि इनका जो आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी इन्होंने स्मॉल कार से एसयूवी में ट्रांजिशन किया है, और तो वैल्यू ऑफ द कार इज गोइंग अप। इनके मार्जिन सेम है, मेंटेन किए हैं। तो जैसे एएसपी बढ़ती है और इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आती है तो उनका एबिटा भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। एंड ये अभी इन्होंने टारगेट दिया है कि अगले 8 साल में कुछ बहुत अच्छा उनका एक्सपोर्ट नंबर भी आने वाला है, और वो एसयूवी से ही आएगा।
तो हमें लगता है कि ये बहुत डोमेस्टिक मार्केट, एसयूवी और एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी तरह से उनका बास्केट रेंज आउट हो रहा है। इसके अलावा इनकी जो प्रेजेंस है इनका जो टाई अप है टोयोटा के साथ विल वर्क वेरी वेल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीज। तो हमें लगता है कि ये शेयर यहां से भी आप निवेश करें तो आपको इसमें 14 से 14,500 रुपए एक साल में मिले। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करके रखें 27 तक, तो आपको 18 to 20,000 के भी टारगेट्स दिखने को मिले। बिल्कुल, तो 18 to 20,000 तक के टारगेट्स आपको मारुति में देखने के लिए मिल सकते हैं। काउंटर चलता रहेगा, मतलब 10,000 से 13,000 बहुत ही छोटे समय में आ गया, और 10,000 भी आने में इस काउंटर को बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं लगे। और सर अभी भी मानते हैं कि ये 20,000 भी हो जाएगा तो सर को आश्चर्य नहीं होगा। तो ये एक अच्छी ग्रोथ का संकेत है, और सर ने कारण बता ही दिए कि क्यों मारुति में इन्वेस्ट करने का आप प्लान कर सकते हैं। तो जो लोग अभी भी बने हुए हैं मारुति में, वो बने रह सकते हैं जो निवेशक के तौर पर हैं, और अगर जिनकी पोजिशनल कॉल्स भी हैं वो भी इस काउंटर को लंबी अवधि में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये बुरा काउंटर नहीं है। विनीत सर, जिन काउंटर्स पर आज हमने बात की है, आपका कुछ डिस्क्लेमर? मेरे ये कोई भी काउंटर जिसमें हम लोगों ने बात की उसमें एक्सपोजर नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आपसे एज ऑलवेज काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, काफ़ी कुछ कंपनीज़ की इनसाइट पता लगती है। और मिड कैप में भी हम आपसे एक इसी तरह का शो प्लान करेंगे आपके साथ, क्योंकि मिड कैप में बहुत सारे लोग हैं जो अभी, बहुत सारे मिड कैप हैं जो चल नहीं रहे हैं। स्क्रीन बिल्कुल स्लो है, जैसे वो सुबह को भाव देखते हैं वैसे ही इवनिंग में भाव देखते हैं। मे बी ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट्स अभी शायद एक्सपोजर नहीं आ रहा मार्केट में, लेकिन उन सभी शेयरों पर भी हम आपसे बात करेंगे और आपसे आपका कीमती समय लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर आज जुड़ने के लिए। तो ये थे विनीत सर, जिन्होंने बताया कि भले ही बहुत सारे शेयर्स में मूव नहीं आ रहा है, निफ्टी के हों या सेंसेक्स के हों, बड़े दिग्गज शेयर्स हों, लेकिन आपको अपनी राय क्या रखनी है, सर ने आपको एक मदद के तौर पर बता दिया है, दिशा निर्देश दे दिया है कि क्या आपको इन बड़े शेयर्स के साथ करना चाहिए। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।